हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है कि सीएसआर का रिजल्ट लग चुका है। और सीएसआर का रिजल्ट लगते ही आईएफएस के इतने बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं सीएसआर में। एंड जैसे हमने पिछले सीजन में एक सेशन लाया था, वैसे ही इस बार टॉपर्स टॉक नामक एक सेशन हम ला रहे हैं। उनमें जो भी आईएफएस से निकले, जो मोती है, हीरे हैं, उनसे हम बातें करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजीज क्या थी, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया। बहुत सारी ऐसी तमाम बातें जानेंगे उनसे कि जो भी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत हेल्पफुल हो जाए कि कैसे प्रिपरेशन करना होता है और कैसे रैंक लाई जाती है। ठीक है। तो हमारे सबसे पहले गेस्ट है जिन्होंने जेआरएफ सीएसआर जेआरएफ लाइफ साइंस से क्वालिफाई की है, तो उनसे ही थोड़ी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मेरा नाम ऋचा शर्मा है और मैं अलवर राजस्थान से हूँ और करंटली एमएससी परस्यू कर रही हूँ सर, फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी से। और मेरा थर्ड सेमेस्टर वाला मतलब दिसंबर 2024 वाला CSIR नेट JRF 210 रैंक के साथ क्लियर हो गया है सर, अभी रिसेंटली। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए। एंड बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिपेयर किया, बहुत अच्छी रैंक हासिल की। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप मास्टर्स में हैं, तो आपको ये सारी बातें पहले से ही पता थी या फिर कोई टीचर या फिर कोई सीनियर ने आपको इस सीएसआर एग्जाम के बारे में? सर एमएससी में जो मैंने एडमिशन लिया था तो स्टार्टिंग से क्लियर था कि CSIR क्लियर करना है एमएससी करने से पहले ही। तो और सारे सीनियर्स के भी कई सारे सीनियर्स हैं जिनका क्लियर हो चुका था, तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिली काफ़ी सारी। और सर टीचर्स भी सब यही बोलते हैं कि जेआरएफ क्लियर करना ज़रूरी है, एमएससी से पहले ही कर लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सर ये निश्चय हो चुका था सर पहले ही कि अभी एमएससी के ड्यूरिंग ही करना है ये। ओके। तो मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ सीएसआर के रिलेटेड कि आपको क्यों ये ज़रूरी लगा कि सीएसआर एग्जाम, आपने कौन से सर तरीके से सोचा है कि मुझे सीएसआर एग्जाम आरएफ निकालने से क्या फ़ायदे होंगे? तो मेरा तो ये था कि अपनी बॉटनी पे जो सब्जेक्ट है मेरी बॉटनी, उस पे कमांड होना काफ़ी ज़रूरी है अगर अपन को किसी फील्ड में एक्सीड करना है इसीलिए। तो सर तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले लगा CSIR नेट अगर किसी का क्लियर है तो वो कहीं पे रुकने वाला नहीं है। और बाकी सर रिसर्च में मेरा कुछ ज़्यादा है नहीं इंटरेस्ट। और सर असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे को बनना था, इसीलिए इसको करना तो ओके, ज़रूरी मतलब था। आपने उस एग्ज़ाम को एकेडमिक्स के रिलेशन में प्रिपरेशन किया है, ना कि रिसर्च के मुताबिक। ओके, यस सर, मतलब आपको रिसर्च में मेरा एकेडमिक्स में जाना है, इंटरेस्ट नहीं है। टीचिंग में जाना है। यस तो सर। क्यों ऐसा मोटिवेशन आपने आया है? क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको रिसर्च, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो सीएसआर को एज अ रिसर्च एग्जामिनेशन, वो है भी, बट बहुत सारे, मतलब अगर आप बात करें 100 बच्चों में से 30-40% बच्चे जो है वो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं। तो आपका क्या मोटिवेशन है? सर मोटिवेशन तो कंसेप्ट क्लियर करना खुद का और किसी का करवाना, यही है सर कि अगर मैं किसी को पढ़ाऊँ तो मतलब इतने अच्छे से क्लियर हो किसी को, सामने वालों को जैसे केसी सर पढ़ाते हैं सर आईएफएस में, उस तरह से सर उनसे मोटिवेशन मिला मेरे को काफ़ी ज़्यादा। वेरी नाइस। मतलब बहुत कंसेप्ट सॉल्व करवाने में, या फिर एक यस एक सर। बच्चे के ऊपर जो सेटिस्फैक्शन वाला चेहरा, वो जो फेस दिखता यस है, सर। उसके आप भूखे हो। राइट। यस सर। वेरी नाइस। तो अभी थोड़ा एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा ऐसा टॉपिक था या फिर कौन सा ऐसा यूनिट था जो आपको बहुत इजी लगता था और आपके जो भी क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व कर पाते? सर इजी तो सेल बायोलॉजी सर, मैंने स्टार्टिंग से जो स्टार्ट किया था तो सेल बायोलॉजी से स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने सर। मतलब तो वो सेल आपको बायोलॉजी आसान और लगता था? मॉल बायो और बाकी सर इकोलॉजी भी। और बाकी सर सेल सिग्नलिंग में काफ़ी सारा डिफ़िकल्टी हुई थी करने में, बट मैंने 3-4 बार किया था सर उसे ही, तो हो मतलब गया था। आपके आसान जो टॉपिक थे वो सेल बायो थे, मोल बायो थे। एंड जो उसके कॉन्ट्रास्ट में आपको सेल सिग्नलिंग लगता था हार्ड। यस ठीक है, तो सर। आपने उसको टोटली स्किप किया था या फिर जो भी आपके इम्पोर्टेंट उसके कंसेप्ट है उसको ही पढ़ा था आपने? तो सेल सिग्नलिंग मैंने कंप्लीट किया था एक बार, तो उसके बाद सर मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक ही किए थे उसमें से, जैसे वो जीपीसीआर वगैरह वो सब कुछ। तो कैसे आपने ढूंढा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे आपको पता चला कि सेल सिग्नलिंग के कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में आते हैं? सर उसके लिए तो सर पीवाईक्यू बुक भी रेफर की थी मैंने आईफएस की, 15 ईयर 13 ईयर वाली। तो उसमें वो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं सारे कि कौन से इम्पोर्टेंट है कौन से नहीं। तो उस पे लिया था आइडिया सर बाकी। तो बाकी मैंने ज़्यादा यूनिट कवर नहीं की थी, नहीं हो पाई थी वही की थी।
तो एज यू से कि आपका मास्टर्स चल रहा है, तो आप ये मास्टर्स में ऑब्वियसली डेजर्टेशंस होते हैं, आपके सेमिस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, तो इन सारे डिफिकल्टीज के साथ, हर्डल्स के साथ आपने इतना सबसे बड़ा लाइफ साइंस का नेशनल लेवल का एग्जाम रैंक से निकाला है, तो कैसे खुद को मैनेज किया है, कैसे टाइम को मैनेज किया? बिकॉज आपको जो भी लोग देख रहे होंगे ना, उनको यही प्रॉब्लम होती है कि मैं मास्टर्स के बाद प्रिपरेशन करूंगा, या फिर मास्टर्स में ही मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है, तो यू कैन टेल देम बेटर। यस सर। तो मैंने स्टार्टिंग मास्टर्स में एंटर करने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एग्जाम क्लियर करना है, और क्यों करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ हो जाएगा, पर क्लियर करना है। ये जैसे सर आपने बोला एग्जाम हर 4 महीने में, 5 महीने में एग्जाम्स होते हैं, कभी मिड टर्म, कभी प्रैक्टिकल्स, कभी सेमेस्टर एग्जाम। तो सर काफ़ी सारी आई थी। बाकी सर हम जब कॉलेज में होते हैं तो काफ़ी सारी कॉलेज वाली भी लाइफ जीनी होती है सर हमें। काफ़ी ट्रिप्स वगैरह पे भी गए थे हम, फिर फैमिली के साथ भी थोड़ा बॉन्डिंग होनी ज़रूरी होती है। तो सर काफ़ी हर्डल्स आई थी, बट सर मैंने छोड़ा नहीं, इसे कंटिन्यूटी रखी सर स्टार्टिंग से ही। एग्जैक्टली, आपको डाइवर्शन बहुत मिल जाते हैं, है ना? आपको यस उस सर। एम से भटकाने के लिए, जब आप मास्टर्स में होते हैं, आपके एनुअल फंक्शन होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती है अदर देन आपका एग्ज़ाम, आपका सब्जेक्ट। तो इन सारे चीज़ों में से आपने बिल्कुल प्रॉपरली, मतलब एक जिद थी आप में कि मैं कुछ भी हो जाए ये निकाल, फिर अच्छे रैंक से मैं इसको निकालना चाहती हूँ। तो इन सारे जो आपका प्रिपरेशन है, उनमें पीवाई क्यूज कहाँ स्टैंड करते हैं? पीवाईक्यूज तो सर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि सर आपने बताया। उसमें सर जैसे ही कोई टॉपिक किया आपने, उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने होते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया है, तो आपको पता नहीं होता कि हमारा हम जो टॉपिक कर रहे हैं, वो उसमें ठीक है या नहीं है, या हमारी कमांड हुई या नहीं हुई है सर। इसलिए पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट होते हैं। और सर ऑफलाइन बुक जो ली थी मैंने, उससे बहुत हेल्प मिली थी सर। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? घर वालों का कैसे रिएक्शन ये रिजल्ट देख, खुद का कैसे था? एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आपको पहले से पता था कि यस मेरा हो गया है? नहीं सर, मेरे को नेट का तो था कि जब मैंने आंसर की रिलीज हुई ऑफिशियली, तो मैंने मैच की। पर जेआरएफ का बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि हो जाएगा, क्योंकि जो पिछली साल पास्ट ईयर में जो भी कट ऑफ गई है सर, उसमें इतना नहीं था। इस बार कम गई है सर, इसीलिए। लास्ट तो दो सर दो जेआरएफ दो टर्म देखते ही में मैं, बहुत कट ऑफ आए थी और कम आई। ये सर, तो कैसे रहा तो घर वालों जेआरएफ का रिएक्शन? तो बिल्कुल शॉकिंग था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता था। सब पूछ रहे थे कि भाई क्या रहने वाला है, तो मेरी नेट तो हो सकता है, लेकिन जेआरएफ की कोई चांसेस नहीं है। पर सर मैंने देखा कि जेआरएफ है, तो फिर बहुत अच्छा लगा सर तो देख फिर के। क्या आगे आपके प्लान, आपने क्या सोचा है आगे? सर अभी प्लान्स तो कुछ क्लियर नहीं है सर। बाकी पीएचडी का अभी क्लियर नहीं है। जैसे अभी तो आपने सर मेरे कहा को कि आपको सब्जेक्ट पे, टीचिंग, अपनी सब्जेक्ट पे कमांड करनी है सर। बाकी बॉटनी अनबीटेबल होनी चाहिए मेरी सर, मेरा ये है। मतलब कोई भी कौन सा भी सवाल बॉटनी से पूछे तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए, ऐसा आपका एम है कि नहीं? ये यस आपका सर। माइलस्टोन है, एंड आई होप कि आप इसमें अचीवेबल हो। एंड मेरा एक सजेशन रहेगा कि आपने टीचिंग कहा है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिएगा और पीएचडी के साथ साथ टीचिंग करिएगा। और जैसे आप टीचिंग करते हो ना, एक एक्टिव लर्निंग पार्ट है। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, जब आप दूसरों को पढ़ाते हो ना, खुद ब खुद आपके भी कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। यस तो सर। गैप नहीं दीजिएगा, जो भी है वो अभी से स्टार्ट करिएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आपने एग्ज़ाम निकाला है। और एट द एंड जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या आपके सजेशन रहेंगे, जो मिस्टेक्स आपने, या फिर जो मिस्टेक्स आप करने वाले थी आपने अवॉइड की है, तो 2-3 पॉइंट्स हमारे व्यूवर्स को बताइए। यस सर। तो सबसे पहले तो ये नहीं करना, परफेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए सर। मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मैं परफेक्शन की तरफ जाती, अगर मैंने सेल बायोलॉजी उठा ली तो वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए थी। बट सर ये एंड टाइम पे बिल्कुल वर्क नहीं करती। हमें और सारी चीजें भी देखनी होती है। तो मैंने लास्ट टाइम जून में दिया था सर एग्जाम, तो इसीलिए मेरा सारा कुछ बिगड़ गया था। उसमें मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे। इस बार सर मैंने जो भी किया ना, छोटे छोटे कंसेप्ट भी क्लियर किए थे सर। बाकी मतलब आपको कभी कभी लगता है कि मैं पूरी सेल बायोलॉजी घोल के पी लूँ, बट वो यस सर। उतना नेसेसरी नहीं होता है, बिकॉज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना होता यस है ना? सर। बाकी चीज़ें तो आप एग्जाम के बाद भी क्लियर कर सकते हैं, बट आपका यस। मेन एम अभी फिलहाल है एग्जाम। तो वेरी वैलिड पॉइंट आपने कहा है, एंड यही एक्सपीरियंस से आती है ये सारी बातें।
तो आप एक्सपीरियंस करते हो, आपको खुद को समझता है कि मेरी ये गलतियाँ है और बहुत अच्छे तरीके से आपने जाना है कि आपकी क्या गलती है, तो वही परिणाम है कि आपका ये रिजल्ट इतने अच्छे तरीके से क्वालिफाई हुआ है। तो आईएफएस बहुत प्राउड है आप पे। आईएफएस इज ऑलवेज देयर फॉर यू। जो भी आपके प्रॉब्लम है वो सभी काउंसलिंग या फिर को आगे क्या करना है सभी के लिए आईएफएस ऑलवेज देयर। एंड अभी के लिए तो बहुत बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू थैंक सर। यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर।